लेह लद्दाख का एमपी जीता, उसने अपने लोगों को हक दिलवाया। लेकिन जम्मू से जो एमपी जीते हैं उन लोगों ने जम्मू के लोगों के लिए क्या किया, ये सवाल मैं नहीं उठा रहा, ये सवाल पीएचई विभाग के अंदर डेली विजिट जो काम कर रहे हैं वो लोग उठा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, कई लोग रिटायर हो गए, कई लोग अभी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कल आपने देखा इन लोगों को कैसे सड़कों पर लाठियों से पीटा गया, दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, और पीटने का कारण ये था कि ये अपना हक मांग रहे थे। कैसा लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र में कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहा, इस चक्की में जो पिस रहा है वो है पीएचई विभाग में काम करने वाला डेली विजर। पीएचई में काम कर रहे डेली विजर्स किस तरीके से इस हड़ताल को रोक सकते हैं। अगर उमर अब्दुल्ला चाहें ये रुक सकती है, और अगर वो नहीं चाहते, ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहते कि ये हड़ताल ख़त्म हो, अगर वो चाहते ये हड़ताल ख़त्म हो तो मामला सुलझाया जा सकता था। सुनिए राजिंदर सिंह ताज को। राजिंदर सिंह ताज क्या कह रहे हैं। राजिंदर सिंह ताज, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो बताइए, आखिर आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और आप सरकार के इस रवैये को कैसे देख रहे हैं, कहानी क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए, फिर उसके बाद सवालों पर आते हैं। संसार जी, ऐसा है कि जितनी भी 94 के बाद 2024 तक जितनी भी गवर्नमेंट आई यहाँ पर, कोई किसी ने भी सीरियस कंसर्न इसके लिए नहीं दिखाया। उन्होंने सिर्फ एक मशीन के तौर पे डेली वेज को लिया कि जैसे ये इंसान ना होके, जैसे शिकागो में क्रांति हुई थी, लेबर बाहर निकला था, उसी तरह हम लोग पिछले 3-4 साल से लगातार जो इस 30-31 साल जो हमारे पे शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हम लगातार लड़ रहे हैं। चाहे एलजी प्रशासन था, उससे पहले बीजेपी पीडीपी सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस एनसी सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस पीडीपी सरकार थी, उससे पहले एनसी सरकार थी। मैं आपको सभी लोगों की बात हूँ कि किसी ने हमारे साथ जस्टिस नहीं किया, लेकिन अपने लिए, चाहे अपनी सैलरी हाइक हो, अपनी फैसिलिटी ढूंढने हो, एमएलए साहिबान या ब्यूरोक्रेट्स अपने लिए सबको करते हैं। और इवन तक जो शोषण है कि मेरे साथ जो काम करने वाला है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कि इक्वल वर्क इक्वल पे, जो हमारे साथ बराबर काम करता है वो 90,000 ले रहा है, 1 लाख ले रहा है, कोई 80,000 ले रहा है, लेकिन हमें मात्र 311 रुपए देके भी बड़ा एहसान समझा जाता है। ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना कोई हमें और कोई वित्तीय सहायता, जैसे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना है या बीपीएल राशन कार्ड या कुछ भी हमें वो नहीं मिलता। कहते नहीं आप सरकारी मुलाजिम हो, तो सरकार कहती है आप तो हम पक्का नहीं कर सकते, कानून नहीं है ये। मतलब ये 30-31 साल से ऐसा है। और पीछे बीजेपी सरकार ने एक एसआरओ बनाया जिसमें हमारी मतलब जिसको वेज को बढ़ाया गया, और 5 अगस्त 2019 के बाद उस पर भी काम रोक दिया गया। कोई उस टाइम बीजेपी का, कोई नेशनल कांग्रेस का, किसी का लीडर नहीं बोला कि ये आप इनका गला दबा रहे हो, ये इनजस्टिस है, ये इंसाफ नहीं है। हम लोग लड़ रहे हैं अपने लिए, हक और इंसाफ मांग रहे, मान सम्मान की लड़ाई है ये। आज समाज में तुषार जी, आप भी समाज में रहते हो, आज हमें डेली वेजर हो, उसके बच्चे हो, उसकी फैमिली हो, उसको एक अलग नजर से देखा जाता है जैसे ये कोई अलग दुनिया से आया है। और उसी तरह सरकारें, चाहे केंद्र की हो चाहे जम्मू कश्मीर की हो, लोगों को 2 सिलेंडर सस्ता मिलेगा, 200 यूनिट बिजली मिलेगी, और इलेक्शन मैनिफेस्टो में डेली वेजर के लिए कहा जाएगा कि हम आते हैं उनको रेगुलर करेंगे। लेकिन जब उमर साहब आते हैं तो वो 2009 से 2014 वाले चीफ मिनिस्टर जो थे, जिन्होंने एक कमेटी बनाई थी डेली वेज के 2013 में, और उसकी रिपोर्ट 2014 में आई, उसमें यह कहा 61,011 लोग जो हैं इनको हम रेगुलाइज करने वाले थे, लेकिन फ्लड आ गया। तो देखिए, फ्लड आ गया, लेकिन फ्लड से पहले इन्होंने परमानेंट एम्प्लॉय जो थे उनकी रिटायरमेंट एज 58 से 60 कर दी। लेकिन हमारे लिए इनको फ्लड याद आ गया, और पिछले 10 साल से लगातार ये बोल रहे हैं कि देखो जी, हमने इनको रेगुलाइज कर देना था, ये बीजेपी पीडीपी वाले या बीजेपी इनको रेगुलाइज नहीं कर रही, अगर फ्लड नहीं आता हम इनको रेगुलाइज कर दे। आज उमर साहब ने एक नई कमेटी बना ली है, और आज हमें विधानसभा में उनका भाषण देख रहे थे, वो कहते मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, जो एहतजाज कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपने काम पे लौट आए। मतलब मैं दूं कुछ ना, उनके लिए कमेटी बन गई है। कमेटी आपने 2013-14 में, उस कमेटी का क्या हुआ? आज आप एक नई कमेटी बना रहे हो। उसके साथ साथ रेगुलाइजेशन के साथ साथ हमारा 400 करोड़ जो पेंडिंग है वो जम्मू प्रोविंस का डेली वेजरों का, जो हमने सरकार से अपनी
लेनी है, जो तनख्वाह लेनी है। और हम कह रहे हैं हम कमेटी को टाइम देने को तैयार है, लेकिन हमें लद्दाख यूटी में अगर रेट बढ़ रहा है, जो लद्दाख 2019 तक हमारा हिस्सा था, आज वहाँ 25 से 35-45 हजार लोगों को मिल रहा है। तो हमने कौन सा गुनाह किया है कि हमें काम आप हम उनसे ज्यादा लेते हो, काम हम बराबर कर रहे हो, ना छुट्टी। कोविड में संसार जी आपने देखा पीएचडी का डेली विजिट, उसने कभी भी अपने काम के प्रति कोताही नहीं की। उस टाइम मेरे ख्याल मीडिया, हेल्थ वर्कर या सफाई साथी, पुलिस और उसके बाद आपको पीएचडी का डेली वेज सड़कों में मिलता लोगों की सेवा करने के लिए। तो आज हमारी बारी आई तो उमर साहब अपने एमएलए की सैलरी हाई कर रहे हैं, उनको नई गाड़ियां दी जा रही हैं, उनके क्वार्टर रेनोवेट किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे ये कहते हैं कि कमेटी से बात करो। अगर आप असेंबली में हाथ जोड़ सकते हो तो आप हमें मिलने क्यों नहीं आ सकते, हमें मिलने क्यों नहीं बुला सकते। ये तो राजा महाराजा वाली बात होगी ना, हमें अपना एटीट्यूड दिखाना, एरोगेंसी दिखानी है। तो उसी के खिलाफ कल हमें चाहे लाठियां पड़ी, चाहे कुछ हुआ, हम किसी भी हद तक जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है, उसके तौर पे जो हमें हक मिले उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। अपना संघर्ष हमारा जारी है, अपने बच्चों में रोजी रोटी के लड़ रहे हैं, अपने समाज में बेहतरी के लड़ रहे हैं। तासाब, एक सवाल है, जब मैनिफेस्टो जारी किया गया था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ने के लिए आई थी, या फिर जम्मू से जो विधायक जीते हैं भाजपा के 29 जीते थे, देवेंद्र सिंह राणा नहीं हैं, 28 हैं, ये जो लोग थे उस वक्त क्या वादे हो रहे थे आप लोगों के साथ? उस वक्त क्या कहा जा रहा था? आप लोगों के घरों में भी ये लोग वोट मांगने आया करते थे, तो क्या कहते? देखिए, घरों में तो आए, उसके पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो जो उनकी कमेटियां थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी की थी, कांग्रेस की, बाकी पार्टियों ने हमें डायरेक्ट इधर अप्रोच किया था। हमने भी अपना जो रिप्रेजेंटेशन थी या मेमोरेंडम इन सबको भेजा, खुद के या किसी के हाथ भेजा। हमने कहा ये हमारी डिमांड है, और इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने, चाहे उसमें मेन अपोजिशन पार्टी जो बीजेपी है, इन्होंने भी मैनिफेस्टो हमारी डिमांड ली और मैनिफेस्टो में रखा। बीडीपी ने रखा, इस मैनिफेस्टो कांग्रेस ने रखा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी रखा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 94 के बाद ये तीसरा मौका है जब उनका चीफ मिनिस्टर बन रहा है, क्योंकि 96 से 2002 तक फारूक अब्दुल्ला साहब रहे, उसके बाद 2009 to 2014 तक उमर साहब रहे, और अब 2025 से फिर से उमर साहब है। तो आप बताओ 31 में 31 सालों में आप हमारे लिए कुछ, आप एक कमेटी बने और कमेटी और कमेटी, ये कितनी कमेटियां बनेंगी? इस कमेटी की वजह से कितने लोग रिटायर होकर साथ में घर चले गए, कुछ लोगों को अपना इलाज ना करवा पाने का उनकी डेथ हो गई, कुछ सुसाइड कर गए। तो उन सब चीजों को कमेटी भरपाई तो नहीं कर पाएगी ना। हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए। हमारा जो 450 करोड़ पेंडिंग आपके पास है, 400 करोड़, वो रिलीज कर दो। आप देखो, आप बताओ, किसी से आपने कुछ लेना हो, सरकार ले, सरकार के घर के पास डोल पीट दी है, सरकार से तरह तरह तंग कर, उससे प्रॉपर्टी नीलाम कर दी है। तो हमारा जो देना सरकार ने 400 करोड़ पिछले 8-10 साल का दबाया, वो क्यों नहीं सरकार दे रही? उमर साहब उस पर बात क्यों नहीं करते? पॉलिसी की बात वाला, चलो कोई बात, 6 महीने वेट कर लेंगे। जो हमारा पेंडिंग है वो पेंडिंग कौन देगा? उस पर बात नहीं की जाती। मतलब अपने हिसाब का जो बयान ठीक रहता वो चीज चुनी जाती है कि मैंने कमेटी की घोषणा कर दी है, उसके बाद भी क्या डेली प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो भैया, आप अगर ये लगता है हम प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट में हम क्या डिमांड है वो भी डिमांड है, आपको समझ आती। आप जेंटलमैन पढ़ लिखे चीफ मिनिस्टर हो, हाईली क्वालिफाइड हो, आपको ये पता नहीं लगता कि वो अपना पेंडिंग मांग रहे, जो उनका बकाया वेतन है कई सालों का आपने रोक के रखा, उसके लिए मांग रहे। हमारा मतलब चेयर पे आप बैठे हो, चेयर पे एलजी साहब बैठे, या उससे पहले महबूबा जी थे, हमारा चेयर पे कोई बैठे, हमारे चेयर से बात हुई, इस चेयर ने हमारा 400 करोड़ देना है। तो आज ये कहे जी हम इनसे बात करें, कमेटी से बात करें, कमेटी से बात हम क्या करें? हमारा पेंडिंग लो, कमेटी बात करें, बुलाई, हम जाएंगे। अगर कोई हड़ताल भी होता है, स्ट्राइक भी होता है, घर में बच्चा भी उठ जाए तो उसको प्यार से मना लिया जाता है। तो इस सरकार को असर ही कोई नहीं है। 27 फरवरी को पहला प्रोटेस्ट किया पीसफुल, जब इन्होंने 7 मार्च को बजट में हमारे लिए कुछ नहीं रखा, तो 10 मार्च को हमने फिर एक प्रोटेस्ट किया, वहां लाठी जली। तो उस वक्त उमर साहब ने 11 कोई कमेटी बनाई, जब हम इसकी कमेटी बनाते हैं 6 महीने में रिपोर्ट देगी। 11 को हमें जल शक्ति मंत्री पीएचई जावेद राणा साहब बुलाया, तो हम उनको मिल के आए, उनको बता के कहते ठीक है जी कमेटी बन गई, आपको कमेटी का वेलकम है जी, वेलकम तब करें, कमेटी पहले ना बनी हो या ये पहली बार चीज हो। आप कमेटी की बात, चलो कोई बात रखते हैं, हमें ये हमारा 400 करोड़ पेंडिंग है और लद्दाख यूटी का रेट हमें दे दो। तो उसके साथ हमें उमर साहब मिला दो, हम अपनी फरियाद उनके सामने रखें। तो उन्होंने कहा जी आपके कमीशन सेक्रेटरी बाहर है, जब वो आते हैं तो मैं आपकी मीटिंग उमर साहब से, सारी हाई पावर सारी टीम बैठेगी, आपसे मीटिंग हो जाएगी।
तो उस साथ में हम नोटिस भी दे के आए थे 20 मार्च तक हमारा कुछ नहीं हुआ, तो हम 20 मार्च शाम 8 बजे से काम छोड़ हड़ताल पे चले जाएंगे। जी। तो आज काम छोड़ के चले गए, उसके बाद एक दिन के बाद चीफ इंजीनियर साहब ने बुलाया, तो वो कहते हैं कुछ टाइम दीजिए मंत्री साहब। मैं जी टाइम आपको 10 तारीख को बोला था, और एज ए ट्रेड यूनियन कल्चर हमने आपको 10 दिन का नोटिस दिया था, आपको वो टाइम नहीं मिला। आज 30 साल से हम टाइम ही तो दे रहे हैं, 30 साल से आप टाइम है और हमारे कर क्वेश्चन रहे हो, तो कितने देर लोग वेट करेंगे। सब्र का भी एक पैमाना होता है, उभर गया हुआ है। अब लोग सब्र करने नहीं, क्योंकि जरूरत है लोगों को, बच्चे जवान हो गए, अब नेक्स्ट एकेडमिक सेशन आएगा, अब लोगों को पैसे की जरूरत है। अप्रैल में नई एडमिशन होनी है, कोई बच्चे स्कूलों में, कुछ कॉलेजों में जाएंगे, कुछ प्रोफेशनल कॉलेजों में जाएंगे, तो उम्मीद बंदे को होती है कि मेरा पैसा सरकार के पास पेंडिंग है, सरकार मेरे को पैसा दे, मैं अपने घर की जरूरतें पूरी करूं। अभी कितना ताज साहब, अभी कितना मिनिमम वेज कितना मिल रहा है आप लोगों को? सर मिनिमम वेज नहीं मिल रहा, यही तो प्रॉब्लम। मिनिमम वेज 311 रुपए दे रहे हैं पर डे। ओके, आप बताओ ये शोषण नहीं है? इससे बड़ा शोषण क्या होगा? मतलब ऐसा शोषण करते थे। एक दिहाड़ीदार, एक लेबर जब काम करने आता है वो भी आज 700 रुपया ले रहा है, और आप लोगों को 311 रुपये मिल रहे हैं। मात्र 311 रुपए दे रहे हैं, और जो आज इन्होंने लेबर लोग लगा के काम चला रहे हैं ऑफिसर, उनको 700-800 रुपए दिहाड़ी, खाना भी दे रहे हैं, और रहने के लिए स्टेशन में ट्यूबवेल में भीतर भी दे रहे हैं। 2 टाइम इनको खाना, चाय बने, और हमें 311 रुपए देने में इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमने इनको 9,300 दे रहे हैं, तो काम हमसे 90,000 का ले रहे हो आप। और आज भी हमारे डिपार्टमेंट कम से 25,000 पोस्ट खाली है। हम लोग अगर जो काम 44,000 टोटल, हम 32 आ रहे हैं, 44-45,000 जो पोस्ट है वो खाली है जी। मतलब आप 50,000 बंदे का 60,000 बंदे काम ही 25-30,000 लोग कर रहे हैं। लेकिन इसे किस तरीके से सुलझाया जा सकता है, रास्ता क्या निकल सकता है? अगर आपने सीएम साहब से कहा मिलने के लिए, तो सीएम साहब मिलना क्यों नहीं चाहते? वो आपको क्या लग रहा है कि क्या कारण है इसका? मेरे भाई कारण यही है कि जब जो सत्ता में बैठता है उसको सत्ता का नशा हो जाता है। वो खासकर लेबर जो हम फील्ड स्टाफ है, हमको कीड़ा मकोड़ा, लेबर को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। उनको ये नहीं पता मजदूर जब मजबूर होकर सड़क पे आता है तो अपना हक लेके रहता है जी। तो बाकी उमर साहब को ये चीज समझ जाइए कि जरूरी नहीं है कि आपको सब लोग वोट दें, और जरूरी है आपको सब वोट ना दें। ये वोटों की राजनीति मत करो, ये सियासत मत होनी चाहिए हमारे साथ। हाँ, एक इंसानी मुद्दा है, इसको इंसानी रूह से ही ठीक करना चाहिए। हर चीज सियासत की नजर से नहीं देखनी चाहिए। वो चीजें इंसानी से भी होती हैं, उनको हल करना चाहिए। लेकिन असेंबली में ताज साहब एक चीज़ हुई है, सीएम साहब कह रहे हैं कि ये भाजपा का कसूर है, भाजपा ये कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कसूर है, और दूसरी ओर महराज मलिक जो हैं उन्होंने ये कहा है कि भाजपा के ये 28 एमएलए अगर आपकी सपोर्ट में बैठ जाएं आपके साथ धरने पर, एक ही दिन में मसला हल हो सकता है। देखिए मैं आपको सुनाऊं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का, हमने आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं आने दिया। हाँ, कल मुनकोटी साहब वहाँ कर रहे साइड पे आए थे, वहाँ पे आए उन्होंने, तो उन्होंने ये अश्योर किया कि आप उठो यहाँ से, हम 28 के 28 आपके साथ हैं। हम लोग असेंबली में इसकी आवाज बन के, आपकी आवाज बन के उठाएंगे, क्योंकि आप लोग रिप्रेजेंटेटिव तभी चुनते हो, हर एक जनता तभी चुनती है कि जनता असेंबली में नहीं पहुंच सकती। हम सरकार को प्रेस, हमने भी कहा ठीक है, अगर सरकार नहीं मान रही तो अपोजिशन को रोल अपना प्ले करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में और डेमोक्रेसी में यही तो है, अगर सरकार कोई काम नहीं, अपोजिशन प्रेस करके, अपोजिशन प्रेशर डाल के वो काम करवाती है जो जनता के हित में होता है जी। हमारे साथ महराज मलिक जी ये कहते हैं, महराज मलिक जी आप खुद तो सैलरी बढ़ाने के लिए 5 लाख मांग रहे हो, 3 लाख मांग रहे हो, तो हमारी सैलरी के लिए आपने कोई बात नहीं की। आप हमें भूखे को पहले पानी और रोटी चाहिए, जिसका पेट भरा उसको और चाहिए जी। आप अगर 1.5 लाख 2 लाख ले रहे हो, सारी फैसिलिटी ले, नई गाड़ी ले रहे हो, तो आप ऊपर से कह रहे हो हमारे खर्चे ज्यादा है, तो डेली वेजरों का परिवार के खर्चे नहीं है, वो कहाँ जाए डेली वेजर, वो कहाँ जाए? काम आप बराबर लोगे, 24/7 काम लोगे, लेकिन हमारे हक में अगर बीजेपी कोई बोलेगी तो महराज मलिक जी बोलते भैया बात ये है, जो हमारे हक में बात करेगा, हमें कोई भी, हमने पीछे 8-10 साल से बीजेपी को पूछ रहे थे, हमने कब कहा बीजेपी हमारी सकी है? बीजेपी ने 10 साल हमारा शोषण किया पूरा। अगर बीजेपी चाहती 14 से 24 तक हमारा काम करवा सकती थी जी। सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, पावरफुल सरकार थी, डबल इंजन सरकार थी, हमारा काम 1-2 में हो सकता था। और ये प्रधानमंत्री जी के नोटिस में बात है, 2013 दिसंबर में जब ललकार रही सिटी में हुई, उस टाइम के बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जुगल जी ने उनके सामने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर धारा 370 के बाद कोई बड़ा मसला है, वो क्या था, डेली वेज का लेबर है, तो ये नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री के नोटिस में नहीं है, सबके नोटिस में है। और शाबाश है ले रहा के उस एमपी को जो सेंटर से लड़के अब लोगों के जो इंडिपेंडेंट
25 से 45 हजार अपने बेजर लोगों को ले गए, अपने डेली बेजर कैजुअल के भले के लिए दिल्ली में लड़ा। लेकिन हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जुगल जी और डॉक्टर जितेंद्र जी, डॉक्टर जितेंद्र जी पिछले 11 साल से पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, तो वो क्या चाहते हैं, वो नहीं कर सकते थे हमारे लिए, लेकिन सिर्फ बोला 2 बार लोकसभा में, किया हमारे लिए कुछ नहीं। तो अब दोस्त ये आता है कि जो आपके लोग दिल्ली में बैठे हैं वो बात ना करके उमर साहब, अब जिम्मेवारी उमर साहब की है। उमर साहब अगर प्रपोजल बना के एलजी साहब के सामने भेजे, एलजी साहब नहीं करे तो हम समझिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक को निभानी है। उमर साहब कह रहे मेरे पास फाइनेंस नहीं है, तो ये सैलरी है की बात कहाँ से आप कर रहे हो, ये 90 नई स्कॉर्पियो कहाँ से आ गई, ये सिर्फ हमें कुछ नहीं देना, अपनी सब कुछ है। तो ये अब आपका प्रदर्शन अब कंटिन्यू रहेगा या बीच में आप इसे ड्रॉप करेंगे? लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं उसका समाधान कैसे होगा? अगर मान लीजिए सरकार तो एक दूसरे को ब्लेम कर रही है, कोई कह रहा है भाजपा ने किया है और भाजपा कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है, सब अपने अपने तरीके से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए संसार जी, हमारा ये है कि हमने जनता से हाथ जोड़ के माफी मांग ली पहले 10 तारीख के बाद, हम 20 को काम से हड़ताल पे जा रहे हैं और जनता को भी हमारी मजबूरी से, अगर हम कोविड में उनको, अगर किसी को 100 या 150 लीटर पानी एक दिन का लगता था, कोविड के दौरान 500 लीटर लगा उस घर में, 3 गुना ज्यादा पानी लगा। अगर हम उस कोविड के टाइम पानी दे सके, हमारी भी मजबूरियां हैं, हम कितना और सहन करें, हमारे परिवार है, हमारे बच्चे इस समाज में, इस सोसाइटी में हम भी आते हैं, हमारा पानी भी बंद है, हमको अलग हमारी स्पेशल पाइपलाइन तो है नहीं कहीं पे जी, पानी हमारा भी बंद है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप लोग बाहर निकले, इस सरकार को जगाएं कि शोषण क्यों कर रहे हो। इलेक्शन में 4 महीने पहले आप कहते थे हाँ जी हमारी सरकार हम इनको करेंगे, बीजेपी नहीं कि हम करेंगे, आज आप कमेटी बना रहे हो, तो कमेटी से हमारा पेट भरता नहीं, हमारा 400 करोड़ जो पेंडिंग है वो दिया जाए, लद्दाख ड्यूटी का रेट दिया जाए, फिर हम कोई बात सोच सकते हैं कि इस साल को वापस करना है, स्ट्राइक बंद करनी है, स्ट्राइक क्या कर रहा है वो बात की बातें, पहले सरकार हमारे हाथ में कुछ करेगी तो हम सोचें। बहरहाल स्ट्राइक ऐसे ही चलेगी, फिलहाल तो तब चलेगी। देखिए कल हमारे 72 घंटे, एक और पहले 72 घंटे पूरे हो गए, तो कल 148 घंटे 144 घंटे हो जाएंगे जी। तो उसके बाद कल शाम को देखेंगे नेक्स्ट क्या कर रहा है, कल बैठ के डिसाइड करेंगे, हमारी कमेटी डिसाइड करेगी हमें करना क्या। सरकार नहीं मानेगी तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है जी जी। कब की बात है, आप कल की बात कल देखें जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए था साहब। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।